जितने लोगों का कल हमारे पास मैसेज आया था कि सर वीडियो क्लास रख दीजिए, उसमें में से 10% बच्चे भी नहीं आए क्लास में। हमें तो लग रहा है ऑनलाइन रखे ही ना, ऑफलाइन ही करा दें, समझ लो। हम कुछ चीजें कराएंगे अभी जो केवल ऑफलाइन कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों को ग्रुप पे भी नहीं डालेंगे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जितने लोग आए हो उन्हीं को भेज देंगे खाली, कल क्लास है आ जाना चुपके से, किसी को बताना नहीं, समझ लो। बना लो। हाँ, तो बीडीए के सुपर 18 क्वेश्चंस के सुपर 18 आंसर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें से, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट होती क्या है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फ्रेशली न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, जैसे आईपीओ वाली सिक्योरिटीज होती हैं, वो इशू होती हैं, उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेड करती है, जैसे कि आईपीओ निकाल दिया गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बाद मान लो कृष्णम ने खरीदा आईपीओ, और वो खरीदने के बाद ये समीक्षा को बेच रहे हैं, ठीक है, समीक्षा को बेचा, समीक्षा ने विधि को बेचा, तो ये वाला काम सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, मतलब शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा है एक बंदे से दूसरे बंदे को। लेकिन प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी से कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई दूसरी कंपनी उस शेयर को खरीदती है डायरेक्ट कंपनी से। इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार जब कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है तब वो जो भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल लेता है तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं उस मार्केट को। और अगर सेकेंड टाइम शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि अब अभी आपको जियो का अगर शेयर परचेज करना है तो क्या अभी के अभी जियो का आईपीओ आपको मिल जाएगा? नहीं, वो एक सर्टेन डेट होती है, सर्टेन टाइम होता है जब आईपीओ निकलता है हर कंपनी का। अब तो आपको उसकी सिक्योरिटीज मिलेंगी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कोई बंदा होगा जिसके पास जियो का शेयर होगा, वो बेचेगा, तब आप खरीदेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट? उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग बता दी हमने, पर्पस क्या होता है। राइजिंग फ्रेश कैपिटल, जब हम फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं पब्लिक से तो इसको हम लोग, इसमें लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब जब हमें पैसा चाहिए तब शेयर बेच दिया। हमारे पास जियो के 50 शेयर हैं, हमको अभी 50,000 रुपए की जरूरत है, हमने शेयर बेच दिए तुरंत। शेयर मार्केट में तुरंत हमारे शेयर इतने रुपए चल रहे हैं, बेच दो, तुरंत फोन किया, तुरंत बिक गया, 3 दिन में हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। डिमेट में फ्लो ऑफ फंड, ये कंपनी में जो है फ्लो करता है फंड, मतलब पैसा डायरेक्ट कंपनी को जाता है, इन्वेस्टर से कंपनी को। यहां पे देखोगे बिटवीन इन्वेस्टर, अगर समीक्षा ने विधि को बेचा तो फ्लो समीक्षा और विधि के बीच में होगा, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में फ्लो नहीं होगा। सिक्योरिटीज का टाइप क्या होता है, यहां पे न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं और यहां पे ओल्ड सिक्योरिटीज इशू होती हैं। प्राइमरी डिटर्मिनेशन फिक्स बाय कंपनी, प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है आईपीओ में कंपनी फिक्स करती है, और सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एंड इकोनॉमिक कंडीशन सेट करती है कि आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या होंगे। एग्जाम्पल इसका आईपीओ है, उसका एनएससी एंड बीएससी। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल छोटा छोटा सा बताया गया। अगर आप चाहो तो इसको हल्का हल्का सा एक्सप्लेन करके भी डिफरेंसेस में लिख सकते हो। हमने बिल्कुल इस समय एग्जाम ओरिएंटेड थोड़े से नोट्स बनाए, ठीक है। एक क्वेश्चन खत्म हुआ आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसकी मीनिंग क्या है? अच्छा, हमने एक टॉपिक अगर दिया है तो उसकी सारी चीजें कवर नहीं की है, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे किसी के हम फीचर्स कवर करेंगे, किसी के हम एडवांटेज कवर करेंगे, किसी के डिसएडवांटेज कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें कवर करोगे तो फिर सुपर 18 पढ़ने का मतलब ही क्या है, फिर पूरा ही नोट्स ना पढ़े। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक्स that uses historic data, statistical tools and analytical techniques to predict future outcomes and trends। मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, जैसे हम लोग हिस्टोरिक डाटा हमारे पास है, हमारे पास पिछले 10 सालों की सेल का डाटा पड़ा हुआ है, उससे हम आगे की अगले साल की सेल निकाल सकते हैं एवरेज करके। नहीं बात समझे? जैसे हमको पता है 2010 में हमारी कितनी सेल हुई थी, मान लो 5 करोड़ हुई थी, 2011 में 6 करोड़ हुई थी, 2012 में 8 करोड़ हुई थी, 2013 में हमारी जो है 10 करोड़ हुई थी, 2014 में हमारी 13 करोड़ हो गई, 2015 में हमारी 16 करोड़ हो गई। अब हमको अगर हमारी 2016 की निकालनी है तो हम इन सबका एवरेज कर देंगे, या फिर कोई और स्टैटिक्स में फार्मूले होते हैं उनके थ्रू हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस आगे, जैसे तुम लोग एक चैप्टर पढ़ते हो एम में डिमांड फोरकास्टिंग,
पढ़ते हो, उसमें आगे की डिमांड को फोरकास्ट करना होता है, वो डाटा पीछे का दिया होता है। मान लो 2010 से 2020 का दे रखा है और 2020 के बाद 21, 22, 23 का तुम निकालो, डिमांड फोरकास्टिंग होता था टीवी करके, कुछ याद है? तो वैसे करके निकाला जाता था। तो वैसे ही उसी को हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं, अगर थ्योरी में बात करें। ठीक है, हिस्टोरिक डाटा का यूज करके स्टैटिकल टूल्स जो हम लोग फार्मूले लगाते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, उसके बाद एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, मतलब पंडितों वाला काम, समझ रहे हो, भविष्य बताते हैं हम कंपनी का। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। पास्ट में और प्रेजेंट में कंपनी के पास जो भी डाटा अवेलेबल है, उससे हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। ये केवल सेल नहीं होती है, आगे आने वाले हैजार्ड्स भी होते हैं, जो कंपनी में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हम देखेंगे पिछले 10 सालों में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है, अभी हमारे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से भी हमारी डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू FMDA module, predictive analysis is one of the most important form of the analytics under data analytics and modeling। मतलब डाटा एनालिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसका फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिक डाटा इसमें यूज करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को कि फ्यूचर में क्या होना। यूजेस क्या करते हैं? स्टैटिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिदम काफी सारे। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जिससे आगे के हम डिसीजन बना सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में हम कैसे चीजें करेंगे। रिड्यूस बिजनेस अनसर्टेनिटी, थोड़ी अनसर्टेनिटी को ये रिड्यूस करता है। प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेस से। जैसे हमारे पास, हमने कहा हमको पिछले 10 सालों का डाटा होना चाहिए, तभी तो हम आगे का फॉरकास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा को क्लीन करेंगे। क्लीन का मतलब उसको, उसमें में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो रखेंगे, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हटा देंगे। उसके बाद डाटा को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब हम लोग जो है कितने काम की है, कितने काम की नहीं है, एनालिसिस करके उसको निकालेंगे। फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। पैटर्न का मतलब होता नहीं कि मान लो हमको बहुत सारे एज ग्रुप का डाटा मिल गया, अब उसमें हम बच्चों वाला डाटा अलग करेंगे। मतलब 0 से 5 इयर्स का डाटा हो सकता है अलग हो, इतने लोग हैं। 5 इयर्स से 12 इयर्स का डाटा अलग हो, और 12 इयर्स से 20 इयर्स का डाटा अलग हो। ऐसे करके, मतलब हमारी कंपनी हो सकता है जॉनसन बेबी प्रोडक्ट वाली हो, तो हमारी मार्केट ये हो, तो हम केवल ये वाला डाटा यूज करेंगे। इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, डाटा को ग्रुप करना कि कौन से, और इसमें भी कितने मेन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने ओल्ड हैं, कितने यंग हैं। समझ लो, ये सब हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड को इससे फॉरकास्ट करेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या डिमांड हो सकती है, क्या सप्लाई हो सकती है, क्या हमारी सेल हो सकती है, और इससे हम लोग अपनी कंपनी की डिसीजन मेकिंग करते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, इजी है। और ये प्रोसेस तुम याद रखना, ये तुम्हारा 10 जगह यूज होगा पूरे वीडियो में। ये तुम सेम 4, 5, 6 जगह क्वेश्चन में तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब फेजेस ऑफ क्या लिखा है, डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब डिस्टिलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले डिस्टिलाइजेशन मींस, अब देखो हमने यहां पे फेजेस दिया है, लेकिन हमने मीनिंग भी दी है। मतलब एग्जाम में अगर लिखोगे तो हमने बताया है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी मीनिंग जरूर पता होनी चाहिए। समझ लो, डिजिटलाइजेशन मींस कन्वर्टिंग फिजिकल और मैनुअल इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। जैसे हमारे पास कॉपियां लिखी रखी है, हमारे पास नोट्स लिखे रखे हैं, तो उन नोट्स को हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टाइप कर दिया। तो ये क्या हुआ कि हमने फिजिकल या मैनुअल इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड। जैसे कॉपियां हैं, अब हम सारे फाइनल की कॉपियां अगर अपनी निकालें तो इतनी हो जाएगी, और इसी को कंप्यूटर में स्टोर कर ले तो एक फाइल बन जाएगी, CMA फाइनल ग्रुप 3, उसी में सारी कॉपियां आ जाएगी, स्कैन करके रख लो। प्रोसेस्ड एंड एनालाइज इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कंप्यूटर वगैरह में इसको स्टोर करते हैं। समझ में आ गया होगा कि फिजिकल या फिर मैनुअल इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग डिजिटलाइजेशन बोलते हैं। फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, वही ऊपर वाला। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एग्जाम्पल सेल रिकॉर्ड, कस्टमर का डाटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। डाटा का कन्वर्जन, फिजिकल रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। जो फिजिकल रिकॉर्ड्स है, फिजिकल रिकॉर्ड्स मतलब हमारे पास हर महीने की सेल दे रखी है, मार्च कह रहे अप्रैल से चालू होता है, अप्रैल में कितनी सेल हुई थी, मई में कितनी हुई थी, ऐसे करके हम लोग फिर मार्च तक पहुंचेंगे, मार्च तक कितनी सेल हुई थी। अब ये पूरा डाटा हमारे पास फिजिकली लिखा रखा है वाउचर्स के साथ कि सेल कितनी हुई थी। हम टोटलिंग करेंगे इसकी सेल और इसको कंप्यूटर में लिखेंगे कि 2 करोड़ की सेल हमारी 24-25 में हुई है। ये हम अपने डाटा में लिख लेंगे, समझ में आया। उसके बाद 25-26 का एनालिसिस करके डाटा अपने कंप्यूटर में लिख लेंगे। तो हमको एनालिसिस करने में आराम रहेगी कि पिछले साल डाटा ये था, सेल ये थी, उसके पिछले साल सेल ये थी, ठीक है। यूजिंग स्कैनर सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस के जरिए हम लोग इसको कन्वर्जन करते हैं। नींद सबके बहुत आ रही, विधि नींद नहीं आ रही, विधि और मेधा 2 लोग जो है। डाटा स्टोरेज, डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड इन, कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करते हैं, सर्वर्स में करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो है कंपनियों में देखो सर्वर रूम होते हैं जहां पे हार्ड डिस्क वगैरह लगी रहती हैं। क्लाउड स्टोरेज, जैसे तुम लोगों के फोन में गूगल ड्राइव होता है, आई क्लाउड होता है, ये सब चीजें जानते होगे, तुमको तो पता होगा आई क्लाउड, तुमको आई क्लाउड पता होगा। डाटाबेस, डाटाबेस होता है हर कंपनी का एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, वहां पे उसका पूरा स्टोरेज होता है डाटा का। उसके बाद डाटा को हम प्रोसेसिंग करेंगे। रॉ डिजिटल डाटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनालिसिस। जैसे हमने बताया था ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे, मेन का कितना है डाटा, वुमेन का कितना है, चाइल्ड का कितना है, ऐसे करके डाटा को एनालाइज करेंगे। प्रोसेस डाटा इज एनालाइज यूजिंग एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, मतलब वही डिमांड फॉरकास्टिंग वगैरह वाली टेक्निक्स लगा के उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, उसमें में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी उसको निकालेंगे, उसको रिपोर्ट चार्ट्स में, डैशबोर्ड में बनाएंगे। जैसे ऐसे करके हमारे पास ये डाटा है इतनों का, ये सेल इतनी बढ़ रही थी, फिर सेल इतनी बढ़ी, फिर सेल घट गई, तो ऐसे करके देखा नहीं, काफी ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंटेशन होती है, उस तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे कि हम क्विकली देख के एक ओवरव्यू ले सकें। समझ में आया। 3 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। डाटा एथिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स। डाटा एथिक्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। डाटा एथिक्स, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड यूजफुल यूजिंग पर्सनल डाटा। अब आप किसी का अगर पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे बैंक आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहा है, आपका फोन नंबर ले रहा है, ईमेल एड्रेस ले रहा है, सब चीजें ले रही, तो बैंक की कुछ जिम्मेदारियां हैं, बैंक के कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि वो डाटा किसी को देना, किसी को मतलब डाटा लीक ना करे, डाटा का अनऑथराइज इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना करे, जैसे कि आपका डाटा ले लिया और डाटा लेके जो है खुद ही में आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ खेल रही है, तो ये सब भी नहीं कर सकती है। कंसर्न फॉर एनालिसिस्ट, मैनेजर एंड डाटा प्रोफेशनल इन टूडेज फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं 1-2 बार, ठीक है। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले ओनरशिप, डाटा बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल्स नॉट द कंपनी। कह रहे हैं जो डाटा होता है वो इंडिविजुअल्स का होता है, कंपनी का नहीं होता है, समझ रहे हो। डाटा जैसे कि एक अगर कंपनी है तो उसके पास इंडिविजुअल्स का डाटा होगा, इनके पास कितना है, इनके पास कितना है, इनके पास कितना है, ऐसे करके। कलेक्ट ओनली विद कंसेंट, डाटा को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हम कंसेंट लेंगे। जैसे बैंक में जब आप वो डालते हैं कोई अपना नेम वगैरह, तो नीचे एक पॉइंट आता है ऐसे बने हुए ओके करका, और उस पर टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखी होती है, उस पर जब ओके करते हो तभी ये नीचे कंटिन्यू का बटन होता है, वो क्लिक होता है तो कंसेंट लेते हैं आपकी कि आपका ये डाटा हम ले रहे हैं, विदाउट कंसेंट डाटा नहीं ले सकते। प्राइवेसी पॉलिसी होती है, एग्रीमेंट होती है और टर्म्स एंड कंडीशन होती है। सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा, परमिशन रिक्वायर्ड बिफोर यूज। कोई फाइनेंशियल डाटा है किसी कंपनी का, जियो कंपनी की बैलेंस शीट है, अगर हमको यूज करनी है कहीं, तो ये सेंसिटिव जो है इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डाटा है, इसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते। आगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब बी ओपन अबाउट व्हाई एंड हाउ डाटा इज कलेक्टेड। इस चीज में ओपन होना चाहिए कि हम डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे कलेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल, कुकीज मस्ट इन्फॉर्म यूजर्स थ्रू रिटन पॉलिसीज। जैसे तुम लोग उस पे किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आता है एक्सेप्ट कुकीज, रिजेक्ट कुकीज, ये क्या होता है? बिस्किट होते हैं। हाँ, क्या मतलब होता है? हाँ, इधर बताओ, इधर इधर रिकमेंडेड चीजें आती हैं और वैसी चीजें आप और देखना चाहते हैं कि नहीं। एक्सेप्ट का मतलब है उसी तरीके की चीजें आपको और देगा, नोटिफिकेशन आएंगे उससे रिलेटेड। समझ लो, कहीं व्हाट्सएप अगर नंबर से लॉगिन कर दिया तो व्हाट्सएप आप वो कर सकते हैं एक्सेस, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, सारी चीजें। तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। इन फाइनेंस डिस्क्लोज पर्पज ऑफ डाटा कलेक्टिंग, मतलब डाटा कलेक्ट करने का पर्पज आपको बताना पड़ेगा कि डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो। प्राइवेसी, परमिशन टू कलेक्टेड, परमिशन टू मेक इट पब्लिक, मतलब आपने डाटा कलेक्ट करने का अगर परमिशन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पब्लिक कर दो। आप पब्लिक करने की परमिशन आपको नहीं मिलती है। देखो यहां पे ऐसे दो वो बने हैं और बीच में कट लगा, इसका मतलब डाटा टू कलेक्ट नॉट इज इक्वल टू परमिशन टू मेक इट पब्लिक। अगर आपने डाटा कलेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पब्लिक करने की भी परमिशन मिल गई है। पब्लिश ओनली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, ऑडिट रिपोर्ट्स हो गई, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, वो सारी चीजें आप लोग। कीप कॉन्फिडेंशियल डाटा सेफ थ्रू इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जानते हो? व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। नहीं जानते हो? जैसे कि अभी अभी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लासेस की बात करें, अभी क्लासेस ऐप के थ्रू चलती हैं। पहले क्या होता था, पेन ड्राइव में क्लासेस आती थी, सीडी जो होती है, डीवीडी जिस मूवी वाली, उसमें क्लासेस बिकती थी, पता है, कैसेट। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग इनक्रिप्ट करके देते थे। इनक्रिप्ट का मतलब जैसे हमको क्लासेस देनी है तो हम पेन ड्राइव यहाँ पे जो है, मान लो 4 GB की पेन ड्राइव में सारी 50 क्लासेस आ जाएंगी, उनको इनक्रिप्ट करके हमने 2-2 MB की कर दिया, एक एक क्लास को 2-2 घंटे की। उसके बाद में एक लॉगिन देंगे आपको, जो आपके कंप्यूटर पे लॉगिन होगा उसी पे वो पेन ड्राइव चलेगी, उसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया, उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जिसको आप परमिट करेंगे केवल वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे उसमें आईफोन में होता है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, समझ लो, तो साइड बटन दबाओ 2 बार, ठीक है, फिर वो फेस लेगा, तब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, अदरवाइज कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं, 2 स्टेप। अभी हमने कल एक एप्पल का डिवाइस परचेज किया, तो जो है हमने एप्पल आईडी अपनी लॉगिन की जो इसमें बनी थी, हम पासवर्ड भूल गए थे, एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल गए। अब उसने 1 घंटे तक हमारा अकाउंट पूरा ब्लॉक कर दिया, कह रहे हैं अब आप लॉगिन नहीं कर सकते। समझ लो, 1 घंटे तक हमने वेट किया, समझ लो, इतना मतलब सिक्योर सिस्टम होता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। जबकि अगर आप एंड्रॉइड में देखें, एंड्रॉइड में अगर वो भूल गए हो पासवर्ड, फॉरगेट कर दो, हमने भी उसमें वो किया, फॉरगेट, 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। 1 घंटे तक क्यों करते हैं, क्योंकि 1 घंटे तक जो रियल ओनर है वो अगर कुछ कर रहे हो तो एक्शन ले सके। समझ रहे हो सकता है कोई और आपका जो है डिवाइस लॉगिन किया हो, तो 1 घंटे का टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप जो है कोई एक्शन ले सके अगर किसी दूसरे ने उस डिवाइस को एक्सेस किया हो। मतलब इंडिया का या पूरी दुनिया का सबसे सिक्योर डिवाइस ये माना जाता है, जितने भी प्रोटेक्ट होते हैं। डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटाबेस। डी आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है?
हम्म मतलब आपका जो डाटा है, आपके पास जो डाटाबेस है, वो बाहरी इंसान को पता नहीं होना चाहिए। बाहरी इंसान को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे पास किस किस टाइप का डाटा है, क्या क्या डाटा है, इनकी कृष्णन की इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी है। ये हम पूरी दुनिया को थोड़ा ना बता देंगे कि कृष्णन ने हमको क्या क्या बता रखा है, नहीं बता सकते ना। या ये नहीं बता सकते कि मेधा, तनीषा या समीक्षा ने हमको क्या क्या बता रखा है, नहीं बता सकते ना। समीक्षा का बता सकते हैं, बताए बातचीत से सर इंटेंशन। डाटा शुड बी यूज फॉर बेनिफिट नॉट, मतलब डाटा हमेशा इंटेंशन क्या होना चाहिए, बेनिफिट देने का। एवॉइड कलेक्टिंग अननेसेसरी डाटा, अननेसेसरी डाटा ना कलेक्ट करें। मिसयूज इनसाइट टू मैनिपुलेट और हार्म पीपल, किसी भी पीपल को हार्म करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम उसका डाटा ना कलेक्ट करें। जैसे नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आउटकम्स, इवन विद गुड इंटेंशन एनालिसिस मे कॉज, क्या लिखा है, डिस्प्रेट इम्पैक्ट। अगर देखा जाए कभी कभी क्या होता है कि हमने सही इंटेंशन के लिए डाटा जो है कलेक्ट किया है, लेकिन वो गलत हाथों में चला गया, तो उसका इम्पैक्ट जो है गलत चला जाता है। मान लो हम एज अ कंपनी है, हम एज अ कंपनी गुड वे में डाटा कलेक्ट किए हैं, लेकिन हमारा एक एम्प्लॉय था, उसने उसका मिसयूज कर दिया। जैसे एक वेब सीरीज है, जब हम ये वीडियो पढ़ा रहे थे तो बताया था जमतारा, जब एक पिछले अटेम्प्ट में पढ़ा रहे थे वीडियो, तो हमने बताया था जमतारा, उसमें ऐसे ही डाटा का मिसयूज किया जाता है, कॉलिंग वाला। अब ये क्रक्स दिया गया है, क्विक रिवीजन, ओनरशिप, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, इंटरनल आउटकम। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा क्लीनिंग। डाटा को क्लीन कैसे किया जाता है, स्टेप्स एंड बेनिफिट। डाटा क्लीनिंग आज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और डिटेक्टिंग इनएक्यूरेट, मतलब जो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उसको हटा दो, समझ लो। जो आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में करो। डुप्लीकेट डाटा को हटा दो, जैसे कि फोन में तुम लोग देखते हो कि डुप्लीकेट फोटोज का ऑप्शन आता है, एक जैसी बहुत सी फोटो खींची, कहता है ये हटाओ साहब जी, ये हटाओ ये डुप्लीकेट है, आपका जो स्टोरेज बढ़ा रहा है, समझ लो। इनसफिशियंट डाटा फ्रॉम डाटा सेट, इनसफिशियंट आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं, उसको हटा देगा। बताएगा कि आपने ये फाइल 2 साल से नहीं खोली है, डिलीट कर दो इसको, बताता है। कह रहे ये फाइल आपने, ये वीडियो आपने 2 साल से नहीं देखा, इसका मतलब काम का नहीं, हटा दे। बताओ मालिक, होता है ऐसा। अब स्टेप्स ऑफ, अच्छा ये जो हमने आंसर लिखे हैं ये एस पर आईसीएमआई है, ये आईसीएमआई ने खुद नहीं दिए हैं, समझ लो। तो मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर क्या इतना आंसर इनफ है, ये हमको कोई मैसेज करके नहीं पूछेगा, और ये भी नहीं पूछेगा मैसेज करके, ऑनलाइन बता रहे हैं कि क्या इन 18 क्वेश्चन से काम चल जाएगा, या सुपर 30 हमने दिए हैं तो क्या जो है सुपर 30 इनफ है या सुपर 50 इनफ है। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं और हम टाइप करते करते परेशान हो गए, समझ रहे हो। अब एक तो हमसे क्वेश्चन ले रहे हो तुम, उसके बाद तुम ये सियोरिटी लेते हो सर 18 ही है, इसी से आएगा सर, सही से बताइए सर, इतने से हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, मतलब ऑनलाइन इन द सेंस जो अपने से नहीं पढ़े हुए हैं या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं सर 30 क्वेश्चन से हो जाएगा, ऐसे में ऑडिट में 30 क्वेश्चन से हो जाएगा। अरे पिछली बार का पेपर उठा के देख लो, पूरा पूरा पेपर उसी से आया है, समझ रहे हो। किसी को अगर डाउट हो तो सीधा यूट्यूब पे 6 महीने पहले जाए, दिसंबर वाले अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन उठाए सुपर 30 और पेपर उठा ले, समझ रहे हो। हमसे मत पूछना आप। हाँ देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे न्यू सिलेबस में, शायद 23 या 24 में आया है ये वाला, ठीक है, डाटा क्लीनिंग स्टेप्स एंड बेनिफिट्स। तो इसमें केवल इतना ही सजेस्टेड आंसर में दे रखा है, मतलब इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो हल्का हल्का एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, कम ना लिखना, ठीक है। हमने जितना लास्ट टाइम पे हम इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं किए हैं, हमने सोचा जितना ही कम रहे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डुप्लीकेट डाटा या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हटा देंगे अगर क्लीन करते समय। फिक्स करेंगे स्ट्रक्चर में जो चीजें नहीं है, बीच में कोई बच्चे का डाटा है बूढ़ों के बीच में, उसको हटा के बच्चों पे लाएंगे, समझ रहे हो।
फिल्टर अनवांटेड क्या लिखा है, आउटलाइनर्स, जो अनवांटेड आउटलाइनर्स इधर उधर लाइनें खिंची हुई हैं उनको हटाएंगे। हैंडल मिसिंग डाटा, जो मिसिंग डाटा है उसको हैंडल करेंगे, उसको हम कैसे प्लेस करें। वैलिडेशन ऑफ Q&A, इसका क्या मतलब, क्वेश्चन एंड आंसर, वैलिडेट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू, कि मतलब एक बंदा पूछेगा कि ये कैसे होगा और दूसरा बंदा बताएगा ये ऐसे होगा। ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ डाटा क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, एरर हमारा जो है करेक्शन हो जाएगा व्हेन न्यूमेरियस डाटा सोर्सेज आर इन्वॉल्व, मतलब बहुत सारे डाटा सोर्सेज इन्वॉल्व होंगे और अगर हम डाटा को क्लीन करेंगे तो एरर हमारे मिटिगेट हो जाएंगे, सारी गलतियां पता चल जाएंगी। उसके बाद fewer mistake result in happier customer and less irritated workers, अगर देखोगे क्लीन कर लोगे डाटा, डाटा हमारे पास अच्छा होगा, इंफॉर्मेटिव डाटा होगा, मिस्टेक कम होंगी, कस्टमर भी हैप्पी रहेंगे और वर्करों को भी कम काम करना पड़ेगा क्योंकि डाटा अच्छा होगा। कैपेबिलिटी टू मैप द मैनी फंक्शंस एंड प्लान यूजर्स फॉर योर डाटा, मतलब अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं पूरा अपना प्रोसेस, तो आपका फंक्शंस बहुत स्मूथ चलेगा। मॉनिटरिंग मिस्टेक, मिस्टेक को मॉनिटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टू डिटरमाइन वेयर एयर्स आर ऑर्गेनाइजिंग, या फिर मतलब आप जितनी भी आपकी एरर वगैरह होती है उनको सुधार सकते हैं, आपको अर्ली स्टेज पे डिरेक्शन हो जाती है चीजों की, ये सारी चीजें। यूजिंग डाटा क्लीनिंग टेक्नोलॉजी विद रिजल्ट टू द इफेक्टिव कॉर्पोरेट प्रोसीजर, एक इफेक्टिव कॉर्पोरेट प्रोसीजर आप चला सकते हैं, मतलब कंपनी अच्छे से चला सकते हैं, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक ही में है, ठीक है, ये याद होगा 6 में हमने दिया था डाटा विजुअलाइजेशन फुल कॉन्सेप्ट, याद है, तो ये आपको पढ़ना है। 5 क्वेश्चन हो गए इतनी जल्दी, देखो हमको कितना कम समय लग रहा है, तो तुम लोगों के लिए 18 क्वेश्चन कुछ है बीडीए के, कुछ नहीं है। देखो ये कोई लॉ तो है नहीं कि तुमको बिल्कुल रटना है, वो बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखो, समझ लो डाटा क्या होता है, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस समझ लो हर क्वेश्चन का, बस प्रोसेस याद कर लो, ये 3-4 बार पढ़ोगे आ जाएगा, बस उसी तरीके से लिखना है। तुम्हारा बीडीए है, ऑडिट है, ऑडिट का केवल वो कंपनीज वाला पार्ट छोड़ के, ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट, और एसएम है, ओएम के क्वेश्चंस हैं, समझ लो ये सब क्या है, ये सब थ्योरेटिकल है, मैनेजमेंट टाइप, तो इसमें अपनी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, समझ लो, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो मत जाना, लेकिन अपनी लैंग्वेज में तुम 50-50 लिख सकते हो, ऐसे करके 50 तो याद ही रहेगा तुमको अगर पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग डाटा विजुअलाइजेशन इन रिपोर्ट डिजाइनिंग। फाइंड अ स्टोरी इन डाटा, स्टोरी कैसे जो है फाइंड करोगे डाटा में, बताओ। स्टोरी मतलब क्या, बॉडी ऑफ द मैटर, जो इंफॉर्मेशन दे रही है स्टोरी, तो वही को विजुअलाइज करना है। हमको ये देखना है हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन मतलब डाटा ढूंढेंगे, डाटा को विजुअलाइज करना है कि हमें क्या डाटा चाहिए, एक माइंड में ही तुम्हारी स्टोरी रोड मैप बन जाएगा, समझ लो। उसके बाद क्रिएट नरेटिव, नरेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे एक एक्टर को अगर एक एक्ट करना होता है तो उसको नरेट करते हैं, नरेट मतलब समझाते हैं, स्टोरी समझाते हैं पूरी, तो भैया ये रहेगा, तुम आओगे, पहले तुम्हारी एंट्री होगी, फिर तुम फाड़ होगी, फिर विलेन को मारोगे, तुम्हारी माँ होगी, लास्ट में मर जाएगी, ऐसे करके नरेट करता है डायरेक्टर एक। समीक्षा फोन रख दो तू, ठीक 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 है। क्रिएटिंग नरेटिव, नरेट करना अपनी चीजों को, बताना। चूज द मोस्ट सुटेबल डाटा विजुअलाइजेशन, जो मतलब हमारे सामने जैसे प्लानिंग प्रोसेस होता है तो बहुत सारे प्लान बनते हैं, जैसे यहां से गोमती नगर जाना है तो 2-3 रास्ते हैं, कौन सा हमें सबसे सही लगेगा, मोस्ट सुटेबल डाटा विजुअलाइजेशन कौन सा होगा। फॉलो द विजुअल लैंग्वेज, जो विजुअल लैंग्वेज होगी जो तुम्हें समझ में आ रही है, सामने वाले को समझ में आए, मतलब किस तरीके से आप चीजों को विजुअलाइज सामने वाले को करा सकते हैं, वो लैंग्वेज आपको फॉर्म करना है। उसके बाद पब्लिश करना है उस रिपोर्ट को, डाटा विजुअलाइजेशन को। अच्छा, ये तुम्हारी उसमें क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू में इसका आंसर यही दे रखा है, ऐसे करके, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं किया कैसे नंबर दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जो बुक है उसमें ऐसे ही दे रखा है, लेकिन जो हमने बुक बनाई है
जो हमारे नोट्स हैं बीडीए के, उसमें ऐसा नहीं, उसमें एक्सप्लेन है सारे। समझ रहे हो? हमारी बुक्स में अगर देखोगे डाटा विजुअलाइजेशन तो इनके एक्सप्लेनेशन भी लिखे होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेकिंग अ बेटर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और अच्छे से करना विजुलाइज करके, फास्टर डिसीजन मेकिंग फास्ट होना, एनालाइजिंग क्या, कॉम्प्लिकेटेड डाटा को हम एनालाइज कर सके, इंपॉर्टेंट इश्यूज विच प्रेजेंटेड शुड कीप इन माइंड फॉर इफेक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन, मतलब डाटा विजुअलाइजेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नो द ऑब्जेक्ट, हमको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि हम किस चीज से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ऑलवेज कीप द ऑडियंस इन माइंड, हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या है, हम कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। हम 0 से 5 साल वाले बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, 18 से 20 साल वाले कर रहे हैं, जैसे बेवकूफ है एक बेवकूफ.com, वो ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड, कह रहे बेवकूफ है, समझ बेवकूफ है सर ने बेवकूफ बोल दिया, बताओ क्लास में बेवकूफ बोल दिया। अरे ब्रांड है भाई, ब्रांड का नाम ले रहे हैं, क्या बात, उन लोगों को कहो जाके ब्रांड उन्होंने गलत रखी। तो उसमें कपड़े देखोगे 18 साल से अराउंड 35 इयर्स के लोगों के लिए होते हैं, मतलब उनकी कस्टमर सेगमेंट ये है। उनको नहीं बच्चों को पहनाना है, उनको नहीं बूढ़ों को पहनाना है, उनको केवल 18 से 35 साल को। तो वो जो भी क्लोथ डिजाइन करते हैं उनके माइंड में कस्टमर सेगमेंट क्या रहता है, जेनजी। इन्वेस्ट इन बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी में हमको इन्वेस्ट करना, जैसे कि अगर देखोगे टी शर्ट की भी अलग अलग मशीनरी आती है, टी शर्ट्स की जो क्या बोलती कार्गो, सब मशीनें आती हैं अलग अलग बनाने की, ठीक है, प्रिंटिंग की मशीनें आती हैं, तो हम क्वालिटी बेटर देंगे, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज करेंगे। जैसे तुम लोग बहुत सारी टी शर्ट खरीदते हो, प्रिंटेड टी शर्टें अच्छी लगती है, कार्टून वगैरह बने हुए उस पर, ठीक है, लेकिन होता क्या है वो कार्टून धुलने के साथ साथ वो भी धुलने लगते हैं। तो हमको अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कार्टून ना धुले। समझ रहे होगे तुम लोग कि क्वालिटी ऐसी हो कि टी शर्ट के साथ वो भी लॉन्ग लास्टिंग चले जो हम प्रिंट कर रहे हैं। काफी कंपनीज होती हैं जो ऐसा देती हैं मटेरियल, ठीक है। इंप्रूव द टीम्स एबिलिटी टू विजुअलाइज डाटा, टीम की एबिलिटी को बढ़ाना, अपने टीम मेंबर की एबिलिटी को बढ़ाना कि डाटा को अच्छे से विजुअलाइज कर सके। टूल्स फॉर विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटिंग द डाटा, डाटा को विजुअलाइज करने के, प्रेजेंट करने के काफी टूल्स होते हैं, स्टैट्स में काफी टेक्निक्स होती है, उनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई 4 टूल्स अपना विजुअलाइजिंग के बताओ, तो 4 के हमने ज्यादा बता दिए। डैशबोर्ड, बार चार्ट्स, इनको सबको पाई चार्ट, लाइन मैप्स, गैन चार्ट, बबल चार्ट, ये सब चार्ट हो। जैसे एक हमने बताया था चार्ट की सेल का हम लोग ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके का, ठीक है। तो ये सारे अगर तुमको मतलब देखने हो पिक्चर फॉर्म में तो गूगल पे डालना, डैशबोर्ड आ जाएगा ऐसे करके तुम्हारा पूरा कि ये इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। हम देखेंगे कि मान लो इंडिया में मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने 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 परसेंट, ऐसे करके, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है डीपीए, ये क्वेश्चन नंबर यहां से 7th स्टार्ट होता है, 6 खत्म हो गया, ठीक है। डीपीए, मीनिंग ऑफ डीपीए, डीपीए क्या होता है, डाटा डीपीए इज रेडी अप्लाइड स्किल सेट क्रिटिकल फॉर सक्सेस एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब हुआ, समझो।
छोड़ो, थोड़ी देर गर्मी में बैठो। अरे नहीं, ये देखो पहले से। अरे और क्या करूं? अरे रहने दो तुम लोग, नहीं रहने दो, करवा देंगे। इधर से कृष्णा मुझे वाला भी कुछ करो। हाँ तो इसको पीछे कर दो ना। हाँ तो डीपीए क्या होता है? डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। वाह। तो डीपीए wits the science of numbers, data and statistics, discovering valuable information from data and making it usable, relevant and actionable with the arts of data visualization, communication, organization, physical communication management, order to provide business intelligence solution। मतलब पूरी स्टैट्स को यूज करके, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन के टूल्स को यूज करके हम लोग क्या करें कि चीजों को समझ के एक अपना जो है डिसीजन मेकिंग करें। इसको हम लोग डीपीए बोलते हैं। जैसे कि डिलीवरी का टाइम, फॉर्मेट, विजुअलाइजेशन दैट विल मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट द ड्राइव ऑपरेशनल, अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक बिहेवियर टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरे का मतलब ये होगा कि अगर एक कोई भी कंपनी है वो अगर डीपीए को यूज करती है, ठीक है, डीपीए का पूरा मतलब हुआ कि इसमें नंबर्स को यूज करके, फॉर्मूलों को यूज करके, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन को यूज करके, इन सारी चीजों को यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करें। समझ रहे हो? सारी चीजों को यूज करके, इसको हम लोग डीपीए बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या रहता है? सबके ऑब्जेक्ट सेम होंगे। यूटिलाइज डाटा टू इंपैक्ट इंफॉर्मेशन इन द मोस्ट इफिशियंट मोड फीजिबल। अगर देखा जाए अपने डाटा को जो है इंपार्ट करें इंफॉर्मेशन को इस उसमें कि वो मोस्ट इफिशियंट हो, मतलब सबसे ज्यादा आउटपुट हमको निकाल के दे। यूटिलाइज डाटा टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, मतलब अपने डाटा को हम इस तरीके से यूज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको इफेक्टिवली निकाल के दे। ठीक है, ज्यादा हम नहीं, मतलब कीवर्ड्स पढ़ा रहे हैं। स्कोप ऑफ डीपीए, स्कोप क्या है? इन द लाइट ऑफ द अगर देखा जाए above mentioned objective, the scope of DPA as defined define significant meaning, relevant information required by each audience member in every scenario। सारी सिनेरियोज में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस सिनेरियो में हमारी ऑडियंस क्या कर सकती, इस सिनेरियो में क्या कर सकती, इस तरीके से। ऑब्टेनिंग प्रॉपर डाटा ऑब्टेन करना, फोकस एरिया, जैसे कि हमको लखनऊ बेस्ड डाटा चाहिए, हिस्टोरिक रिसर्च करेंगे कि लखनऊ में पहले क्या होता था। समझ लो ये सारी चीजें। डिटरमाइनिंग द नीडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा रिफ्रेशेस, नीडेड फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि हमको डाटा को जो है कितनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए। जैसे एफ नहीं होता है कि हम कितने लोगों का डाटा एनालाइज करें, जैसे कि मान लो लखनऊ के हम
केवल 10 लोगों को लेके कोई डिसीजन ले ले तो वो डिसीजन एक्यूरेट नहीं होगा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं, जैसे कि अगर कोई जो है एक्सपेरिमेंट करना है तो हम अगर एक लोगों पे कर दें तो हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, उसको कैसे अडॉप्ट कर रही है अलग अलग करेगी। तो एक लोगों पे अगर हम एक्सपेरिमेंट किए सफल हो गया तो ये नहीं माना जाएगा वो एक्सपेरिमेंट सफल है, जब तक हम उसको n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ट्राई नहीं करेंगे। जैसे कोई एंटीट्यूड बनता है तो उसको एक लोगों पे थोड़ा ना ट्राई किया, पहले चूहे के ऊपर ट्राई किया जाता है, फिर बंदर के ऊपर ट्राई किया जाता है, समझो ऐसे करके। उसके बाद देखते हैं, कहते हैं फिर मेढक के ऊपर, ये इंसान जैसा होता है बिल्कुल, ठीक है, लैब्स में है। हाँ मतलब उसके शरीर की रचना बचपन में हमने भी साइंस में पढ़ा था। जैसे डॉक्टर जब बनते हैं तो मेढक को चीर के, तो ऐसे हम सुनते थे बचपन में कि मेढक को जो है मार के फिर से जिंदा किया जाता है। ये तो हमने भी सुना सुना है ना, ये सबने सुना। मेढक को मार के फिर से जिंदा करो, ये पता नहीं कौन सा है, पहले मारो फिर जिंदा करो। तो अगर देखोगे हम किसी एक, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो अगर एक ही लोगों पे हमने ट्राई कर दिया, क्या पता दूसरा की बॉडी झेल पा रही कि नहीं झेल पा रही। तो जब रिसर्च होती है तो ऐसे नहीं, हर कैटेगरी के एक एक दो दो बंदे खड़े किए जाते हैं, ऐसे रिसर्च होती है। जैसे हम लोगों ने वो नहीं देखी थी मूवी रामानुजन वाली, याद है, उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो कितने सारे लोग थे, मर्दानी 3 थी, है ना, मर्दानी 3, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रुप 1 जब तुम लोग पास हुए तो ये तो याद होगा, मर्दानी 3 देखने तभी गए थे ना, मर्दानी 3 देखने गए थे, ठीक है। इस बार डिसाइड कर लेना कौन सी आ रही है, कौन सा जून होगा, अगस्त में, ठीक है, 31 जुलाई या अगस्त में रिजल्ट आएगा, तो उस समय देख लेना कौन सी मूवी आने वाली है, फिर दे लेंगे। हाँ प्रीपोन हो जाएगा इस बार। संभावनाएं हैं ये, अभी हमारा एस्टिमेशन है, ठीक है। तो रामानुजन वाली मूवी याद रख लो। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन मूवमेंट, ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन हमें रखना चाहिए, मतलब सफिशिएंट प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, यूजिंग सुटेबल एनालिसिस, कैटेगराइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड अदर डिस्प्ले स्टाइल्स। सुटेबल एनालिसिस करना चाहिए, कैटेगराइजेशन करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी पे करना चाहिए, ये सारी चीजें। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट डिलीवरी टेक्निक्स, मतलब कैसे डिलीवर करना है अपनी ऑडियंस को, जैसे वैक्सीन है तो कैसे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाओ जाके, समझो, एक उसके बाद तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होगा, समझ लो। लोग व्हाट्सएप पे अपलोड कर रहे थे स्टेटस पे, समझ लो, ऐसा लग रहा था कोई अचीवमेंट है, नहीं ऐसा लग रहा था IAS बन गए हैं। समझ लो, आई एम वैक्सीनेटेड ऐसे करके होता था, देखते थे। वैक्सीन लगवाना था एक बार हमें, तो पहला डोज था, और हम बुआ लॉकडाउन में बुआ के यहाँ चले गए थे गांव में, ठीक है, वहां बहुत बढ़िया था, वहां लॉकडाउन था ही नहीं, लॉकडाउन शहर में था। वहां जानते हो क्या होता, शाम को निकलते थे खेतों में, समझ लो, आलू जो होते हैं, आलू को भूज के खाते थे हम लोग, खाया होगा तुम लोगों ने भी ऐसे, वो गांव में वो जो लगता है कंडे में, उसमें भूज के खाते थे। अब तुम लोगों ने वो गेहूं की वो होती बाली, ठीक है, गेहूं की बाली को भूजा जाता है, पता है, वो जो कच्ची बाली होती है, और उसके अंदर से वो लोग निकाल रहे थे, हमको तो पता ही नहीं, वो लोग भूज के और अंदर से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते थे, उससे बालियां निकलती थी, और वो आपको मीठी होती थी। गेहूं सोचो जिसकी तुम रोटियां खाते हो, तुम अभी ऐसे लगेगा और ये सब क्या ही बोल रहे, लेकिन जब खाओगे ना तब तुमको पता चलेगा कुछ यूनिक चीज है। हम थे, भाई थे, ऐसे करके 4-5 लोग निकलते थे, और 1 किलो का दालमोट का पैकेट लेके निकलते थे, नमकीन, समझ लो, पता चले वापसी में खत्म हो गई। समझ लो, हम टहलते रहते थे, पता चले 5-5 किलोमीटर टहल आए, क्योंकि काम कुछ था नहीं, टहल रहे, बातें कर रहे हैं, बहुत मजा आया था। और फिर हमको लगवानी थी वैक्सीन, तो हम उस समय सब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हम वैक्सीन लगवाने, पापा कह रहे थे पकड़ लेंगे तुमको बीच में, ये कर लेंगे, हम कहे ठीक है, हम अंदर अंदर चले जाएंगे, तो वैक्सीन लगवाने आए थे यहाँ, फिर चले गए थे हमसे, पूरा 2-3 महीने रहे थे हम,
There are fewer strategies step include data visualization in report designing. सबसे पहले find a story in the data. डाटा में story find करो. Data driven storytelling is the powerful tool. Finding a story that concerned with the reader can help create an effective report. एक स्टोरी टाइप की आपके पास होनी चाहिए डाटा से रिलेटेड, उसको आप नरेट करेंगे. नरेशन अभी हमने बताया था. फिर उसके बाद टू कंपोज एन एक्सेलेंस स्टोरी. देखो अब ये सारी चीजें हैं. डाटा, चूज द मोस्ट सुटेबल डाटा. अब ये सारी चीजें थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? डिफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्राइब व्हाट जो है डाटा अकर्स, डायग्नोस एनालिसिस एक्सप्लोर व्हाई इट इज occurred. Predictive analysis describe what data could be occurred and main क्या है? Prescriptive analysis describe what should be done. मतलब हमने किया क्या है. Prescriptive ये बताता है कि हमने किया क्या है. बाकी सारे डाटा तो हमने पढ़ लिए. This approach is fourth, final and most क्या लिखा है? अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप माना जाता है ये स्टेप्स इन द बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस एंड इट इज द वन ऑफ द आर्ग्यू फर्म्स टू एक्ट द अराइजिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऑपरेशनल पर्सनल इन द मेकिंग द मोस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन पॉसिबल बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा. अगर देखा जाए कि जो डाटा हमारे पास आ गया, हमने डाटा माइनिंग कर ली, डाटा कलेक्ट कर ली, स्टोरेज कर ली, रिफाइन कर लिया. अब उसका हम करेंगे क्या? यही तो हमें बता रहा है. क्या बता रहा है? व्हाट शुड बी डन. उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया उसको हम क्या करेंगे? अपने हम कौन से एग्जीक्यूटिव को देंगे, कौन से मैनेजर को देंगे, कौन से ऑपरेशनल मैनेजर, ऑपरेशनल पर्सनल को देंगे कि उस डाटा को वो इन्फॉर्म डिसीजन में कन्वर्ट कर सके. नहीं समझे? सारे डाटा को यूज करके हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. समझ में आया कि व्हाट शुड बी डन. हम अपने डाटा को क्या करेंगे? हम अपने डाटा को जो हमने एनालाइज किया हुआ है उसको हम अपने एग्जीक्यूटिव्स को देंगे, अपने मैनेजर को देंगे, अपने ऑपरेशनल पर्सनल को देंगे, जिससे वो जो है डाटा को मोस्ट इन्फॉर्म्ड वे में उसको यूज कर पाए जो भी अवेलेबल डाटा है. समझ में आया? हाउ डज क्या लिखा है? कैसे काम करता है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस गोज वन स्टेप फर्दर देन द डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस बाय एडवाइजिंग द बेस्ट पोटेंशियल बिजनेस एक्शंस. मतलब कि ये इन दोनों स्टेप से, प्रिडिक्टिव से और डिस्क्रिप्टिव से, दोनों से एक स्टेप आगे का काम है. क्या काम है? कि हमको करना क्या है आगे, हमको ये बता रहा है. दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्टेप इन द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस. सिग्निफिकेंट मोड मतलब वही चीज ऊपर वाली लिखी है कि सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट. और इसके लिए अगर देखा जाए स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं इस डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए. जैसे कि डाटा तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हारे पास पूरी बुक है FMBDA की है, लेकिन उसमें में से तुमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डाटा तुम्हारे पास बहुत है, डाटा क्लीन कर लिया, माइंड कर लिया, वो कैसे पढ़ना है वो हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तुमको. समझ रहे हो? बाकी इसमें सब में डाटा कलेक्शन के बारे में दे रखा है, इसको ओनली रीड मार देना. मतलब इसको अपने मन से बना के लिख देना कि डाटा कलेक्ट किया जाता है. समझ लो? जैसे इसमें भी तुम लिखोगे तो इसमें पहले के भी स्टेप तो डाल सकते हो कि डाटा कलेक्शन भी होता है इसमें. ये करेंगे तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स. प्रोसेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा. ठीक है. फॉलोइंग ऑफ द स्टेप्स फॉर डाटा एनालिसिस. स्टेप हमको डाटा को ग्रुप में कैटेगराइज कर लेना है. डाटा में बी सेगमेंटेड बाय द वेराइटी ऑफ जो है एज के अकॉर्डिंग हम जो है उसको कर सकते हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इनकम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और जेंडर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. कलेक्टिंग द डाटा. डाटा को हम गैदर करेंगे सेवरल सोर्सेज. जैसे हमारे पास इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन हो सकती, कंप्यूटर में हो सकती, जाके घर घर जनगणना नहीं होती है वो कर सकते हैं, पर्सनल से ले सकते हैं डाटा. जनगणना सुना है? घर पे कोई आया है जनगणना के लिए? घर पे कितने लोग हैं? घर का मुखिया कौन है? ऐसे करके सुना है? सुना है? चुनाव के टाइम
अच्छा, जनगणना में घर घर जाते हैं लोग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो। तो तुम्हारे घर जाके पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, ये बताओ पापा का क्या नाम है? मुखिया वही है घर के कि दादा जीवी है अभी? ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना ये सब वही है जो पीछे पढ़ा चुके हैं। फिर क्लीन करना डाटा को, फिर एडॉप्ट द राइट टाइप ऑफ डाटा एनालिटिकल प्रोसेस, मतलब हमको डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव या करना है, मतलब ये 4 टाइप के होते हैं। अब इनमें अगर बात की जाए, इनको अगर हम पढ़ा दें, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? जैसे तुम लोग डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे। जैसे हम गए तो हमने बताया पेट में डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे दर्द हो रही है, समझ लो। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में भी दर्द हो रही है, समझ लो, गैस बन रही है, सर में दर्द हो रही है, उंगली में दर्द हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसके बाद वो क्या करेगा? चेक करेगा कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, समझ रहे हो? आपकी कुछ टेस्ट लिखेगा, कहेगा ये करो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, इससे डायग्नोस होगी प्रॉब्लम का पता चलेगा। अब क्या होता है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तुमने पास्ट में ऐसा क्या खाया है, ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये पास्ट से रिलेटेड होता है कि तुमने पास्ट में क्या किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब यहां पे वो तुमको दवाई देगा, क्या करना चाहिए आगे, समझ में आया? बताएगा कि ये खाना, ये नहीं खाना। ये हम दवाइयां लिखे दे रहे हैं मेडिकल स्टोर से जाके, और हमारे वाले से ही लेना जो हम बताएंगे। हाँ, हम दवाइयां लिखे दे रहे हैं, ये काम अपना कर लेना। समझ में आया? ये चारों स्टेप समझ में क्लियर हो गए होंगे, समझ लो। तो डॉक्टर वाला एग्जांपल याद रखना। क्या चीज? लेकिन हम पढ़ लेते हैं डॉक्टर। हमको डॉक्टर लिखा, हमको जो है हमारे लिए डॉक्टर ने दवाई लिखा भी। अभी हम परसों मिलने गए थे डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने दवाई लिखा, तो सबसे पहले हम खोले अपना फोन, देख रहे हैं एक एक दवाई किस किस चीज की है। मेडिकल स्टोर पे तब जाएंगे जब हमको दवाई सही लगेगी, लेने योग्य लगेगी। अदरवाइज हमको अगर सोच लो हमारे पेट में दर्द है और वो केवल पेन किलर दे के भेज दे हमें, ये भी तो है, पढ़े लिखे हो तो देखो कि डॉक्टर तुमसे फीस ले रहा है, तो पेन किलर तो हम किसी से, मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लो, यार पेट में दर्द हो रहा है एक गोली दे दो, दे देगा। इसके लिए तुमको हमने पैसा नहीं दिया है, समझ लो। तुरंत हमने डाला गूगल पे, पूरा आ गया, ये दवाई इसकी है, ये दवाई इसकी है, ये दवाई इसकी है। ऐसे करके लिया हमने, जो समझ में आई। तुम लोग ना करना है सब, समझ लो। घर में मम्मी कहेंगी बहुत डॉक्टराइट बन गई, समझे? पर आप पता जाए चलने लगे भाई। नहीं ऐसा नहीं होता। एआई गलत अगर बता दी, एक दवाई इधर उधर हो गई, समझ लो, पूरी जो है एआई तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाएगी। एआई तो चाहता ही मालिक इतने काम कराते हैं जल्दी निपटे। एआई कहता है मालिक हर एक काम तो हमसे पूछ के करते हैं, ये बताओ हमें बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है इस समय। एआई से बात करते हैं लोग, उस पे जानते हो, इस पे ये सुनो तो, व्हाट्सएप नहीं, इस पे जीपीटी पे वो वाला वर्जन होता है, वॉइस वाला, उस पे बात करते हैं। जीपीटी ये बताओ ये कैसे होगा, उस पे आप शांत रहना, कुछ बोलना नहीं, तो ये चीजें होती हैं। अरे एआई बहुत डेंजरस है, समझ लो। उससे बात करते रहो। हमने पता नहीं क्या उससे पूछा था, उसने हमको बहुत हंसी आई कि हमें याद नहीं है, लेकिन बहुत कभी कभी सही आंसर भी देता है और कभी कभी बहुत गलत आंसर भी देता है। मतलब बात बहुत अच्छी, आप
आदमी बहुत इज्जत से आप कह के बढ़िया हमेशा, समझ रहे हो? कह रहे मैं आपकी बात को पूरी तरीके समझ रहा हूं, समझ रहे हो? और उससे कहो तो आवाज चेंज भी कर लेगा, समझ रहे हो? अगर तुम कहो कि हमको तुम्हारी आवाज पसंद नहीं आ रही है, दूसरी आवाज में बात करो, तो तुमसे वो दूसरी आवाज में बात करेगा, समझे? वो दूसरी आवाज में भी बात करेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 अब एक ही क्लास होगी, हम 2-3 क्लास इसकी थोड़ा ना लेने वाले हैं। और क्या, एक दिन मैंने अपनी नींद खराब की, डेली डेली करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 बीआई। बीआई तो जानते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस रिफर्स टू टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, अपने प्रोसेसेस कौन से यूज कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। इसको हम लोग बीआई बोलते हैं। बीआई काफी सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। बीआई कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल यूज। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा का मतलब किसी यूज का नहीं होता, उसको आप लोग क्या करते हैं, आप कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको यूज करते हैं। समझ में आया? जो ऊपर हमने सबसे पहले प्रोसेस पढ़ा था, इससे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन कर सकते हैं कि पिछले साल से इस साल में क्या क्या डिफरेंसेस आए। जैसे रेशियो से एनालिसिस नहीं करते हो, रेशियो एनालिसिस भी तुम्हारे सिलेबस में है ना इस बार। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के मत जाओ। According to the study material, business intelligence help organization analyze data, provide actionable information for business success. अब प्रोसीजर टू विच यूज ऑफ बीआई, क्या ये बीआई का यूज है? सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस। हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जैसे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कुछ ऐसे करके फॉर्मूला रेशियो में होता नहीं, तो हम प्रॉफिट जैसे जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो है नेट जीपी रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। बजट हम लोग अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इस साल के बजटिंग सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल फोरकास्ट कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जांपल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पूरा बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। सेल एंड मार्केटिंग एनालिसिस, सेल का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे तुम लोग जो डिमांड फोरकास्टिंग में करते हो, सेल का ही तो आगे आने वाली सेल कितनी होगी यही तो फोरकास्ट करते हो। जैसे कहते हैं कि जो है y इज इक्वल टू y, हमको बताओ इस ईयर का 2028 का बताओ, कहते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर का सेगमेंट क्या है, मार्केट का एनालिसिस क्या है, उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। एग्जांपल, एनालाइजिंग कस्टमर बाइंग पैटर्न। बाइंग का मतलब वो क्या चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं। जब पसीना निकला तब पता चला इसी बंदा है, समझ लो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बीआई हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर का बिहेवियर, जैसे डाटा आप एनालाइज करेंगे तो आपको कस्टमर का बिहेवियर पता चलेगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करें ये पता चलेगा। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर वो रिटेन रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक कंट्रोल आप कर पाएंगे, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और डिमांड की प्लानिंग कर पाएंगे आगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है, सीएम ये तो पढ़ा होगा। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का क्या मतलब, सामान कैसे आएगा, कैसे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा और सप्लायर परफॉर्मेंस की एनालिसिस कैसे होगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, वर्कफोर्स की प्लानिंग कैसे हो रही है कि क्या क्या काम, मतलब एक होता नहीं प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होना, एक होता है कि ऐसे ही कुछ भी कर रहे लोग। एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग की कौन एम्प्लॉय कितनी देर आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे आ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क, ये 3 टाइप के रिस्क होते हैं। ये कितने रिस्क हैं अपने उसमें। 8वां क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, केपीआई मॉनिटरिंग, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उनको मॉनिटर करना। डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस एनालाइज करना कि सेल डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस करना कैसा है, परचेज डिपार्टमेंट का कैसा है, ऐसे करके। प्रोडक्टिविटी इवेल्युएशन, जितना आप काम कर रहे हैं प्रोडक्टिव वे में हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आ रही है उसमें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग,
लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, बिजनेस को फोरकास्ट करना और कॉम्पिटेटिव एनालिसिस करना कि हम कॉम्पिटिटर से किस वे में बेटर है। डिसीजन मेकिंग करना, बीआई प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में टाइप ऑफ डाटा था, ठीक है, टाइप ऑफ डाटा और शायद फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग डाटा था, दो क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो डाटा एक होता है न्यूमेरिक डाटा जो नंबर्स के टर्म में हो, ठीक है, डाटा एक्सप्रेस इन नंबर जैसे स्टॉक के प्राइजेस हो गए, एज हो गए, मार्क्स हो गए किसी चीज के। उसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव डाटा जिसकी क्या हो, क्वालिटेटिव डिटेल्स हो, जैसे वर्ड से कोई बता दे, कोई डिस्क्राइब कर दे, एग्जांपल कस्टमर का फीडबैक, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है आपके। एक होता है ग्राफिक डाटा जो कि पिक्चर के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझी जा सकती है, जैसे ग्राफ, पाई चार्ट, मैप्स वगैरह। एक होता है स्ट्रक्चर डाटा जो वेल ऑर्गेनाइज होता है, आपके डाटाबेस में पूरा चार्ट वार्ट बना हुआ रखा होता है, उससे इजी सर्च होता है। और जैसे एक्सेल पे कोई चीज तुम्हारी पूरी बनी हुई रखी, तुमने एक कीवर्ड डाला, सारा डाटा निकल आया। एग्जाम्पल एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन एक्सेल, एक्सेल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, तो अटेंडेंस हमने इस मंथ का डाला, जून का देखना है, जून डाला, तुरंत आ गया पूरा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ऐसे ही हर जगह फैला फैला पड़ा, ईमेल, वीडियो, इमेज, सोशल मीडिया पोस्ट। आगे क्या होता है क्वांटिटेटिव डाटा मेजर्ड इन नंबर्स, एग्जांपल हाइट, सैलरी। आगे क्या होता है क्वालिटेटिव डाटा बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर जैसे कलर्स, ऑप्शंस, ब्रांड प्रेफरेंसेस। कॉन्टिन्यूअस डाटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन रेंज, कॉन्टिन्यूअस डाटा जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर, जिसे कहते हैं जीरो से इतना हो सकता है, 1 से 10 तक हो सकता है, ऐसे करके। जैसे टेम्परेचर है, कहते टेम्परेचर कितने तक हो जो कि सही चलेगा, तो ये कहा जाता है जैसे हमारा टेम्परेचर अगर 25 डिग्री हो इस समय कमरे का, तो बढ़िया आराम से अच्छी नींद आएगी, समझ रहे हो। या फिर 25 से 30 डिग्री हो तो बढ़िया आराम से, तो एक हम रेंज बता रहे हैं। आगे क्या है डिवाइड इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, एग्जांपल टाइप ऑफ कार जैसे एसयूवी, कलर्स रेड, ब्लू, ऐसे करके, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग में जैसे क्वालिटेटिव डाटा नंबर्स में जो एक्सप्रेस इन नंबर, हाइट, स्ट्रक्चर, स्टॉक प्राइस, ये अभी बता चुके। क्वालिटेटिव डाटा ये सब रिपीटेड है, समझ रहे हो। उसके बाद डिटेल टाइप ऑफ डाटा, ये पढ़ लेना, ही इतना टफ नहीं है, ठीक है। 6 कोर स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म डाटा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गई, केवल 7 क्वेश्चन अपने बचे, ठीक है। 2 मिनट रुको, कराते हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं छोड़ देंगे क्या
हाँ और क्या इसी बात बेटा पे- म्यूट किया था हमने, म्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, 6 कोर स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, वही आ रहा है, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को इंटीग्रेट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, फिर डाटा को रिपोर्ट करना और उसको यूटिलाइज करना, मतलब उससे डिसीजन लेना, वही तो है क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? वही तो है जो ऊपर पढ़ा था। Relevance of data processing, data science in finance. Finance deal with huge amounts of data, banking, stock market, insurance, customer data. DP मतलब data processing plus data science is equal to smarter, faster and safer financial decision. अगर हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा साइंस का यूज करते हैं, साइंस इन द सेंस स्टैटिक्स वगैरह को यूज करते हैं, फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है जो डिसीजन है वो स्मार्ट, फास्ट और सेफ होता है। देयर आर 11 मेन यूजेस इन फाइनेंस। सबसे पहले रिस्क एनालिसिस हो जाता है। फाइनेंस ऑलवेज हैज रिस्क, जैसे क्रेडिट रिस्क, फ्रॉड, साइबर थ्रेट्स। डाटा साइंस हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क इन एडवांस, एडवांस में आप रिस्क वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रियल टाइम एनालिसिस, डाटा वाज प्रोसेस्ड इन बैचेस, डिलेड रिजल्ट्स। अगर देखा जाए डाटा जो है प्रोसेस होता था सबसे पहले तो उससे डिलेड रिजल्ट आते थे, लेकिन अब एआई, क्लाउड एंड बिग डाटा टूल्स से तुरंत की तुरंत डाटा एनालिसिस हो जाता था। जैसे तुम अपने इंस्टीट्यूट के सारे पीवाईक्यू डालो और बता दो इस चैप्टर का हमको चाहिए कितनी बार आया है, तुमको दे देगा ये, समझ लो, पूरा एनालिसिस करके। बेनिफिट्स, इमीडिएट क्रेडिट स्कोर हो जाता है, फास्टर फ्रॉड चेक हो जाते हैं और कस्टमर एक्यूरेट वैल्यू एस्टिमेशन हो जाता है कि कस्टमर की क्या है, कस्टमर का मैनेजमेंट हो जाता है। ओल्ड मेथड बिजनेस इंटेलिजेंस आर वर्क, बिग स्ट्रक्चर्ड डाटा होता था, लेकिन आज देखो एप्स हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया है, जिनके थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कितना आसान है, इंफॉर्मेशन को फ्लो करना कितना आसान है, ये सारी चीजें है। इंफॉर्मेशन का एक टूल होता है, इसी तरीके से तुम्हारा जैसे कि सोशल मीडिया होता है, एप्स होते हैं, उसी तरीके से। कस्टमर एनालिटिक्स, एवरी कस्टमर इज यूनिक, सारे कस्टमर यूनिक है, सबका प्रोस्पेक्टिव अलग है, सबके क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। फाइनेंस कंपनीज यूज रियल टाइम एनालिटिक्स, पास्ट डाटा टू आइडेंटिफाई वैल्यूएबल कस्टमर, मतलब हमारे लिए कौन सा कस्टमर वैल्यूएबल है, किसके ऊपर हमको ध्यान देना है। रिव्यू अनप्रॉफिटेबल वंस, जो अनप्रॉफिटेबल है उनको हटा दो। प्रिडिक्ट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू की पूरे लाइफ टाइम में हमको कितना पैसा देके जाएगा। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर ग्रुप जो है बाय एज, लोकेशन, इनकम, बायर पैटर्न, मतलब वो सेगमेंट करते हैं एज के बेसिस पे, जैसे सेगमेंट कर दिया, अलग कर दिया डाटा को, लोकेशन के बेसिस लखनऊ में बंदा रहता है, लखनऊ के इतने लोग हैं, और इनकम के बेसिस पे कि इनकी इनकम इतनी है तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जैसे किसी की इनकम 10 जा रहा है तो आईफोन नहीं खरीदेगा, किसी की इनकम 20 जा रहा है आईफोन नहीं, किसी की इनकम अगर बहुत ज्यादा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख तभी वो ये सारी चीजें खरीदेगा, समझ लो। हेल्प्स इन टारगेटिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर, ड्रॉपिंग लो वैल्यूअर्स, लो वैल्यू वालों को हटा दो, हाई वैल्यू वालों को ज्यादा ध्यान दो। पर्सनलाइज सर्विस देना, कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्सनलाइज सर्विस दो। पर्सनलाइज का मतलब जैसे तुम लोग ऑफलाइन में रहते हो तो डाउट वगैरह सामने से आके पूछते हो। डाटा साइंस स्टडी, रिव्यू, कॉल्स, इंटरेक्शन, ये सारी चीजें जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है, उसमें क्वेश्चन डालो आंसर मिल जाता है, होता है ऐसा प्रोडक्ट के नीचे, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एडवांस कस्टमर सर्विसेज, एआई प्लस रियल टाइम डाटा, बेटर कस्टमर सपोर्ट रहता है, सब प्रिडिक्टिव एनालिसिस पढ़ा चुके हैं, फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है। अगर देखोगे तो फोकसेस ऑफ फाइंडिंग अनयूजुअल बिहेवियर इन ट्रांजेक्शन, कोई अनयूजुअल बिहेवियर फ्रॉड और टाइप का हो रहा है अगर। एल्गोरिदम ट्रेंडिंग, कंप्यूटर एल्गोरिदम ट्रेड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एल्गोरिदम हो जाता है। अब देखोगे स्टेप्स इन डाटा क्लीनिंग। अब डाटा क्लीनिंग कैसे होगा, डुप्लीकेट वाला डाटा हटा दो, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हटा दो, फिक्स करो स्ट्रक्चरल इरर्स, जो इरर्स हैं आपके रॉन्ग, जैसे कोई कैपिटल गलत में लिखा है, कोई नंबर गलत लिखा है, उसको सही कर लो।
फिल्टर अनवांटेड आउटलेट्स, ये भी बता चुके हैं, तो ये सब पढ़ चुके हो। इसका मतलब बता दीजिए आउटलायर्स। लाइंस वगैरह जो थी अनवांटेड हटा दो। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन, ये भी तुमको बताया था, टेबुलर ये सब विजुअलाइजेशन के टूल्स होते हैं कि टेबल कैसे बनती, माइक्रोसॉफ्ट बीआई, समझ लो, ये सब तुम्हारे वो वाले। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स, मतलब इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, कुक व्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब ये सब क्या है जानते हो पहले से, ठीक है ना, हो गूगल पे खाली नाम डालना हो, इनकी कहना फोटो दिखा दो, फोटो से समझ जाओगे, इमेज वाले सेक्शन में जाना, फोटो से समझ जाओगे। क्लियर? कहाँ गया? अरे प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स, डाटा को ग्रुपिंग करो, कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, क्लीन करो, वही सब लिखा है। फिर डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, ये सब वही लिखा है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हाई हैपेंड, क्यों हुआ था। प्रोसेस ऑफ डाटा माइनिंग, डाटा माइन कैसे किया जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद डाटा को प्रिपेयर करो, मॉडल बिल्ड करो, पैटर्न माइनिंग की कैसे एल्गोरिथम काम कर रहा है, रिजल्ट इवेल्युएट करो, इंप्लीमेंट करो। टेक्निक्स ऑफ डाटा माइनिंग ये सब बेकार है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड का मतलब, प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये पढ़ चुके हो ना, क्लाउड कंप्यूटिंग तो पढ़ चुके हो, तो फिर से पढ़ाएं, पढ़ लेना। फिर एआई भी उसमें पढ़े थे, एआई तो जानते ही हो। क्वेश्चन अब XBRL भी पढ़े थे शायद, याद होगा, ठीक है। तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सोचो बीडीए टफ है, मतलब केवल देखो हमने एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है। तो अगर तुम पूरा इसका एक पैटर्न बना लो कि हमको ये पूरा पढ़ के जाना है, तो कोई भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है ऐसा, कोई भी क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें यही 18 पढ़ो, और उतना समय भी नहीं है कि हम थ्योरी में उतना ज्यादा है। जिसको अगर ज्यादा पढ़ना है तो ये 30 पेज के नोट्स हैं, और जो हमारे रेगुलर नोट्स है वो 42 पेज के 12 पेज खाली ज्यादा है, समझ लो, वो पढ़ लो, ठीक। तो ये पीडीएफ हम भेज दें या रहने दें? चलो ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चे जिनको भी पीडीएफ लेना है व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे। व्हाट्सएप करें, वो टेलीग्राम पे अमित सर को कोई लोग मैसेज ना करना कि अमित सर फिर हमको कॉल कर रहे हैं, फिर उनको भेजें, फिर वो उनको भेजें। डायरेक्ट हमारे नंबर पे मैसेज करना। जिनके पास भी हमारा नंबर नहीं है वो अपनी बुक्स में देखें, ठीक है, बुक्स के नीचे लिखा होगा, ठीक है।